ठीक है जी। तो आज हम अपनी स्पीड के मुताबिक ठीक ही जा रहे हैं और 1/3 किताब हम खत्म कर चुके हैं। टारगेट हमारा ये है कि बाय द टाइम आपके 3 साल मुकम्मल हो जाएं तो जब तक कि ऑक्सफोर्ड की स्कैनिंग खत्म हो जानी चाहिए, और अगले साल फिर हम इसको ज़्यादा थॉरली फिर रिवाइज करेंगे, लेकिन ज़्यादा क्विकली एंड ऑब्वियसली फिर सब उतने ही बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। तो आज हमने थोड़ा सा स्लीप की बात करनी है। स्लीप के फंक्शंस क्या हैं आपके ख्याल? न्यूरोजेनिसिटी, it maintains equilibrium, HPA axis और mood को मेंटेन करता है, सेल रीजनरेशन हेल्प करता है। सैलरी जनरेशन, सेल अच्छा सेल, मैंने कहा सैलरी आ रही है, नहीं रिचार्ज करता है बेसिकली। हाँ हमें रिचार्ज करता है, रिवाइटलाइज करता है सारी की सारी एनर्जीज। तो ड्यूरिंग द स्लीप कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा सीक्रेट हो रहा होता है? ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है। फिजियोलॉजी इसकी थोड़ी सी डिस्कस कर लें। मतलब इस पे जैसे रेम स्लीप है, नॉन रेम स्लीप है, स्टेज 1 2 3 4 है, तो वो what should be the time to go off to sleep, स्लीप में सर्कैडियन रिदम कैसे बनती है, कौन सा हार्मोन स्लीप का है। मतलब पहले स्लीप की नॉर्मल हमारे पास हो ना कि व्हाट्स द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, उसके बाद ही हम जा पाएंगे। तो सर अगर हम फॉर इंस्टेंस वेव्स की बात करें और रेम और नॉन रेम स्लीप की बात करें, तो अगर हम सिंपली वेव्स की बात करें, सो व्हाइल अ पर्सन इज अवेक, जब इंसान उठा हुआ होता है उस वक्त बीटा वेव्स होती हैं। बीटा जिसका फास्टेस्ट एक्टिंग वेव्स है। देन जब आंखें फ्रीक्वेंसी क्या होती है यूजुअली? 8 to 13 पर सेकंड, जो यूजुअली उनका बीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 8 to 13 के मोर देन 13। I think more than 13 बीटा है और फिर अल्फा है, हाई 13 अल्फा है। हां फिर आईज देख अगर लीजिए यस सर, इसका पूरा समाज है बीटा की 14 to 40 हर्ट्ज है। हाँ बीटा और जो अल्फा है की 8 to 30। 8 to 30 अल्फा है, और उसके बाद थीटा और फिर डेल्टा, ये सबसे कम जो है वो डेल्टा है। ठीक है। तो बीटा होती है व्हाइल यू आर अवेक, जब आप उठे हुए होते हैं तो बीटा वेव्स होती हैं, फास्ट वेव्स होती हैं। वो आंखें आपकी क्लोज हो जाए वेदर और नॉट यू आर अवेक, लेकिन आंखें अगर आपकी क्लोज होती हैं तो आपकी अल्फा वेव्स होती हैं जब आप उठे हुए। तो स्लीप का सबसे पहला स्टेप है वो ये कि आप ड्राउजी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, बिस्तर में चले जाते हैं, आप ड्राउजी हो जाते हैं, आंखें बंद हुई तो बीटा वेव्स गायब हो गई और अल्फा वेव आने लगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी है लेस देन 30 और मोर देन 8 और 7। ठीक है। फिर आपकी स्टेज स्लीपिंग, आपकी पहला स्टेज जो आता है सर, वो स्टेज 1 और स्टेज 2 बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें थीटा वेव्स होती हैं। उसकी भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स होती हैं। थीटा वेव्स के अंदर स्लीप स्टेज 1 जो आपका आता है उसके अंदर थीटा वेव्स होती हैं। आपका जो नॉन रेम स्लीप का जो फेज होता है उसके अंदर साइकिल जो है वो मतलब स्लीप की जो वेव होती है वो बिल्कुल अल्फा वेव की तरह तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जब इंसान की नींद शुरू होती है तो नॉन रेम से शुरू होती है। जी, स्टार्टिंग इट स्टार्ट्स स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 बिल्कुल। तो स्टेज 1 के अंदर जो है वो आपकी थीटा वेव्स होती हैं। स्टेज 2 के अंदर डीपर स्लीप में जब आप जाते हैं तो थीटा वेव्स के साथ साथ स्लीप स्पेंडल्स आते हैं, वो एक कलेक्शन होती है जिसमें फास्ट वेव्स होती है थोड़ी, और फिर थीटा वेव पे फास्ट वेव थीटा वेव्स, वो थोड़ी डीपर स्लीप होती है। फिर आती है स्टेज 3 के अंदर हमारे पास डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स जो है वो काफी बड़ी वेव्स होती हैं, ये दिस इज एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है। डेल्टा इज द डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप। तो आपका मोस्ट ऑफ द स्लीप साइकिल जो है वो रेम में नॉन रेम में गुजरता है, जिसके अंदर ये उसी में के कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, स्पेक्ट्रल वेव्स और के कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्लीप जो होती है, a very small percentage of our sleep consists of the REM sleep, और REM sleep is the sleep जिसके अंदर आपको फास्ट वेव्स मिल रही होती हैं, रैंडम पैटर्न होता है उनका। और REM sleep के अंदर मेनली आपकी ड्रीमिंग स्टेज जो है वो REM sleep के अंदर आती है, राइट बिफोर। तो रेम स्लीप कब आती है? पहली रेम स्लीप कब आती है?
बिल्कुल after 90 after 90 minutes for about 15 minutes time 10 to 15 minutes time और फिर उसके बाद REM sleep आती रहती है या फिर एक ही दफा आती रहती है सर, आती है जी टाइम टाइम आती रहती है। मतलब 90 मिनट्स के पहले आती है उसके बाद आती रहती है और 45 मिनट्स के बाद आ जाती है उसका ड्यूरेशन होता है। जो इंसान उठता है तो REM sleep से उठता है कि नॉन REM से उठता है? REM से उठता है। REM sleep से। ड्रीमिंग स्टेट से REM sleep से होता है और अगर नॉन REM से उठ जाए तो क्या होगा? सर डिसोरिएंटेशन होती है, जिस तरह अक्सर तो दोपहर कैसे में ऐसा क्या है क्यों होता है कि कभी कभी इंसान नॉन REM से उठ जाता है? सर वो स्लीपिंग साइकिल का एक पैटर्न होता है। अब आपका ये भी हो सकता है कि आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, या आपने लंबा जैसे आप लंबा नहीं सोए, जैसे फॉर इंस्टेंस यूजुअली आफ्टरनून नैप्स जो होती हैं वो हमारी शॉर्ट छोटे ड्यूरेशन की हमारी स्लीप होती है। तो अक्सर लोग जब दोपहर में या शाम में उठ रहे होते हैं तो उनको एक डिसोरिएंटेशन वाली फीलिंग हो रही होती है कि हम कहाँ हैं, उनको लगता है रात हो गई, समझ नहीं आता दिन गुजर गया नहीं गुजरा, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ तो डिसोरिएंटेशन। मतलब क्या ये ऐसा क्यों होता है आपने बताया? कि सर स्लीप या तो पूरी नहीं हुई, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है, या तो तो आपका क्यों नहीं पूरी हुई तो पूछता हूँ। सर आपने अलार्म लगाया यही सुनना चाहता हूँ ना, अलार्म लगाया इसने आके बता दिया उठो तो मामू आए जी। कब उठ के बैठ। तो इट्स नॉट ओनली डिजीज, मतलब है कि किसी भी वजह से आपको उठना पड़ता है नॉन REM से तो आप डिसोरिएंटेड होते हैं। तो REM स्लीप हो गई, नॉन REM, व्हाट्स द टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप? सर 8 आवर्स 6 to 8 hours, ठीक है ना? जो कि ओल्ड एज में जाके फिर थोड़ी कम भी हो जाती है, पैटर्न भी चेंज हो जाता है, लेकिन यंग एज में, यंग एज मींस अबाउट फ्रॉम 20 to 60 years of age 5 to 8 hours। तो नॉन REM से शुरू हुआ, REM पे आई, REM 90 मिनट्स उसके बाद और 15 मिनट के बाद 15 मिनट की REM होती है, लेकिन एवरी 90 मिनट्स के बाद आती रहती है। तो यूजुअली मतलब कितनी REM आएंगी, मतलब एक नाइट की स्लीप में? सर अराउंड 3 to 4 तो ये तो है नॉर्मल। और आपने वेव्स देखी कि अल्फा वेव्स कौन सी, बीटा वेव्स कौन सी, स्लीप साइकिल, स्पिंडल क्या है, के कॉम्प्लेक्सेस क्या है, ये नॉर्मल। सोने के लिए बेहतर वक्त कौन सा होता है, सोने का हार्मोन कौन सा है? सर रात का वक्त इज आइडियल, अंधेरे के यानी कि जो घंटे होते हैं वो आइडियल होते हैं, वो क्योंकि हमारी एक सर्केडियन रिदम सेट ही इस तरह से है कि हम रात की नींद लें। तो सर्केडियन रिदम को थोड़ा सा और बता दीजिए कि क्या है। सर सर्केडियन रिदम बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। बेसिकली क्या किया था कि इंसान को जो है लाइट से निकाल के एक ऐसे कमरे में रख दिया था जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं, कोई भी अंदाजा नहीं है कि कमरे का दिन का क्या वक्त हो रहा है, क्लॉक नहीं थी, अंधेरा हो रहा है, सुबह हो रही है, रात हो रही है, व्हाटएवर इट इज, और इंसान की नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न देखने की कोशिश की कि कितनी है। तो अंदाजा यही लगाया कि हमारी जो एक रिदम है हमें ऑटोमेटिकली हमारी सर्केडियन रिदम अराउंड 25 to 26 आवर्स की होती है, जिसमें हमारी नींद यूजुअली जो है वो आखिरी के कुछ घंटों में होती है। तो विच मीन्स कि हमारी बॉडी 24 घंटे के हिसाब से ही सेट हुई हुई है, और नींद जो है वो रात के घंटों में ही आती है। 24 या 25 घंटे? 25 घंटे कहते हैं किताबें 25 निकला था, और नींद जो है वो अक्सर रात के घंटों में ही आ रही होती है। आपको बेशक ना पता हो कि क्या वक्त हो रहा हो, घड़ी भी ना हो आपके सामने, पता नहीं चल रहा हो, लेकिन रात के वक्त ही सेट। हाँ, तो बेसिकली उसमें हार्मोन्स के बारे में कहते हैं कि सर्केडियन रिदम्स के स्टेरॉइड्स आपके कितने बजे कम होना शुरू हो जाते हैं? 8 PM 4 बजे शाम के बाद से कम होने शुरू हो जाते हैं, और अगले दिन रिएक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद कौन सा हार्मोन स्लीप का है कि जो ऊपर आना शुरू कर जाता है? नहीं, मतलब स्लीप का हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है ना? तो स्टेरॉइड्स नीचे चले गए, ये दोनों चीजें ऊपर आनी शुरू हो गई, और जब डीप स्लीप चली गई, नॉन REM स्लीप हो गई, तो ग्रोथ हार्मोन के स्पर्ट्स निकलने शुरू हुए, ठीक है, जो कि कम हो जाते हैं अगर स्लीप का नाइट पैटर्न ठीक ना हो। यही वजह है कि मतलब जिन लोगों का स्लीप साइकिल ठीक नहीं होता वो सारा दिन फटीग क्यों फील करते हैं, उनको वो ग्रोथ हार्मोन जिसपे पूरे के पूरे सिस्टम को रिवाइटलाइज करना था वो उतना मिला ही नहीं उनको। तो ये हुआ नॉर्मल यूजुअली स्लीप साइकिल। अब जब हम नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो उसमें क्या आ सकता है, क्या तो कुछ? सर स्लीप हमारी अगर हम बात करें तो लेमैन टर्म में या तो ज्यादा होगी या ज्यादा होगी या कम होगी, या तो क्वालिटी ऑफ स्लीप या क्वालिटी ऑफ स्लीप।
या स्लीप में कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी जो नॉर्मली नहीं नहीं होती, जिसको हम पैरासोमनिया कहते हैं। Insomnia. तो इंसोम्निया is a less sleep. क्या इंसोम्निया को how will you define कि इंसोम्निया किसको कहें? Qualifying insomnia. So I believe less than 4 hours of sleep is considered insomnia. For one time only. In 24 hours, In less than 24 4 hours. hours. Okay, तो अगर 24 घंटे में किसी को एक दफा 4 घंटे नींद आई तो हम उसको कह देंगे कि इंसोम्निया है इसको। सर डिपेंड करता है अगर रेगुलरली उसको इस तरह से हो रहा हाँ, हो तो रेगुलर कितना? 3 nights per week. 3 nights oblique 4 nights per week for how many weeks? 4 weeks. For 4 weeks. यानी एक ही दफा किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसको हम नहीं कहेंगे कि इंसोम्निया है। उसके बाद इंसोम्निया को हम कैसे रफली डिवाइड कर सकते हैं? सर अर्ली लेट और मिडिल का मुझे वर्ड पता नहीं है, लेकिन अर्ली और लेट यूजुअली है कि आप जैसे फॉर इंस्टेंस आप लेटे हैं और आपको नींद आने में देर लगती है, जिसको क्या कहते हैं? अर्ली Latency. 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 लेटेंसी नॉर्मली कितनी होती है? हाफ एन आवर टू 45 45 मिनट्स। minutes. Yeah. तो लेटेंसी बढ़ गई और दूसरी पॉसिबिलिटी कि आप जल्दी उठ गए यानी कि अपने टाइम से पहले उठ गए, Early morning. अर्ली मॉर्निंग या morning. मिडनाइट अवेकनिंग हो गई, ठीक जो है। यूजुअली एंजाइटी में सही। आपने कोई नहीं, frequent अर्ली awakening. मॉर्निंग अवेकनिंग आपको दिखती होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन में डिप्रेशन में अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होती है Anxiety और में late sleep. एंजाइटी में जो है ना Latency. लेटेंसी भी बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंट अवेकनिंग भी होती है। तो मतलब ये कि इंसोम्निया प्राइमरी भी हो सकता है। टाइमली स्लीप डिसऑर्डर। इंसोम्निया ये भी हो सकता है कि सेकेंडरी टू समथिंग हो। और सेकेंडरी टू समथिंग क्या क्या हो सकता है? There could be like mood disorders, psychiatric साइकियाट्रिक some इलनेसेस। सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज। चलो उसको साइकियाट्रिक इलनेसेस भी ले आते सर हैं। कोई ऑर्गेनिक कोई और illness हो फिजिकल इलनेसेस, पेनफुल कंडीशंस, bereavements, नॉर्मल grief। साइकोसोशल स्ट्रेसर्स भी तो हो सकते हैं, वी डोंट हैव टू से कि हाँ। कोई साइकियाट्रिक इलनेस है, नॉर्मल तो अगर इसलिए साइकियाट्रिक इलनेस को अलग कर दिया। हाँ, बिल्कुल। साइकियाट्रिक इलनेसेस, bereavements, psychosocial stressors, ठीक है ना, Sir, chronic painful conditions, चेंजिंग आपकी organic अगर हो जाए इवन सिंपल अगर आपने पोजीशन अपनी Environmental environmental changes. change उसके मैं बाद Exactly. changes, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि इंसोम्निया मतलब maybe a cause of certain psychological, early cause of certain psychological or physical illnesses. तो primary insomnia भी है, secondary insomnia due to these conditions, or maybe that insomnia is an onset of some impending psychological, psychiatric or physical disorder. ये 3 conditions usually हो सकती हैं, जिसमें कि primary insomnia हमें इतना नहीं मिलता है, thanks God, मतलब लेकिन एक बाकी सेकेंडरी इंसोम्निया मिलते हैं जिसमें आसानी हो जाती है क्या उसको ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये तो रफली इंसोम्निया के कॉजेस, ये एटियोलॉजी हो गई। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हुआ है उसका उसके मुताबिक स्लीप हाइजीन आप लोगों को पता ही है कि क्या स्लीप पे किस किस नॉर्मल स्लीप में क्या क्या अच्छी बात है कि एनवायरनमेंट जैसे आपने कहा कि सेम बेड, सेम एनवायरनमेंट, सेम रूम, सेम पार्टनर, ये सारी चीजें जरूरी है। और सर कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स आपकी होती हैं जो आपकी स्लीप को हेल्थी बनाती हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस कि आप ईट जो है मतलब खाना अपना लास्ट मील ऑफ द डे डिनर जो है वो आप 8 बजे से पहले करें, ज्यादा लेट ना करें, लेट नाइट स्नैकिंग ना करें, उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती कोई है। स्टिमुलेंट्स ना क्यों लें। क्यों उसमें डिस्टर्ब होता है? सर रिलीज उठा के रखे बाद हाँ, तो ये जीआईटी मूव कर रहा है ना पूरा, काम कर रहा है, तो जीआईटी मूव कर रहा है तो सारे के सारे स्टिमुलेटरी सिग्नल्स ब्रेन को भी जा रहे हैं, इंटरनल सिस्टम एड्रेस नहीं। एड्रेस नहीं ये हो गए सर बाकी कैफीन कैफीन और स्टिमुलेंट्स स्टिमुलेंट्स का इनटेक जो है वो बिफोर 8 अगेन 6 पीएम से पहले होना चाहिए। एक्सरसाइज सर वो भी थोड़ा पहले करनी चाहिए, Not नॉट जस्ट later बिफोर on, द स्लीप। थोड़ा पहले मतलब मतलब शाम में before 6 again at before least 6 3 to 4 hours या 5 कहते hours। नहीं है कि अगर एक्सरसाइज फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना वो स्लीप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और हैबिट्स में और सर यूजेस रिसेंटली के यूज ऑफ स्क्रीन काफी ज्यादा हो गया है, तो ये देखा गया है कि ब्लू रेज जो निकलती है स्क्रीन से दैट आल्सो डिस्टर्ब योर स्लीपिंग साइकिल, तो आप स्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो लेट नाइट आवर्स में ना करें।
तो स्लीप डिसिप्लिन की सबसे पहली चीज है वो क्या है? सर जल्दी अंधेरा होता है। होना नहीं चाहिए, टाइम पे वो- होता टाइम पे सोओ, टाइम पे होती है, हम्म, टाइम पे सोओ, टाइम पे होती है। उसके बाद ये भी खाने का फैटी मील और बाकी जो चीजें उसकी पाई एनवायरनमेंट अच्छा हो, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो। स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग जो एयरपोर्ट के आसपास जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, बिकॉज उनकी स्लीप का नॉन रेम का पैटर्न कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस। क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये भी कहते हैं कि मतलब आप ईजी अगर लगा हुआ है ना, आप गहरी नींद सो रहे हैं, बाहर बेल बजी, Waves are लिहाजा वो नॉइजी प्लेसेस, एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन के आसपास जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा इरिटेबल होते हैं। सर अक्सर ऐसे भी होता है जैसे बाहर के स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो आपकी ख्वाब में आने शुरू हो जाते हैं, तो बेल बज रही है तो ख्वाब में भी बेल बजना शुरू हो आपने जाती जब है। बिल्कुल ऐसा होता है कि बेल आपकी खराब है काफी अर्से से और आपके दिमाग में तो ठीक कराना है तो वह रात को 2 बजे बज गई तो बेसिकली अलार्म के कल इसको ठीक कराना चाहिए। तो इंसोम्निया में तो इंसोम्निया का फिर ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले तो साइको एजुकेशन जैसे हम कह सकते हैं, जैसे स्लीप हाइजीन हम उनको बताएंगे, अपना रूटीन सेट करना है, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं उनको अपनाना है, और फिर फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट की चीज़ आती पहले तो उनको स्लीप हाइजीन के बारे में बताना, जैसे बिलाल ने कहा। फिर अगर वो जैसे अगर 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 लोगों की जैसे आफ्टरनून में सोने की आदत होती है कुछ लोगों की, तो वहाँ स्लीप को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, so that you know they can peacefully sleep at night, unrestricted sleep। और रिलैक्सेशन थेरेपी इन सारी चीज़ों पे, और अगर इनसे फर्क नहीं पड़ता फिर एट द एंड हम है ना फार्माकोलॉजी पे आते हैं। और फार्माकोलॉजी से भी फर्क नहीं पड़ा तो फिर देख लेंगे कॉज ऑफ इंसोम्निया क्या Cause है। of, yeah, I would go to the cause of तो insomnia before that. पहले ये देख लो कि Cause of प्राइमरी insomnia. इंसोम्निया है कि सेकेंडरी इंसोम्निया है, ठीक है ना? तो अगर प्राइमरी इंसोम्निया है तो ये सारी चीजें काम करेंगी, काम उस शक्ल में भी करेंगी, लेकिन उस शक्ल में आपको पहले कॉस्ट रिमूव करना Cause पड़ेगा। of- तो पहले डायग्नोस्टिक वर्क कंप्लीट कर लें, उसके बाद डिसाइड किए प्राइमरी इंसोम्निया और सेकेंडरी इंसोम्निया, और फिर अकॉर्डिंगली आप या सेकेंडरी है तो ट्रीट करें उस कॉज को, और अगर प्राइमरी है तो फिर आपकी हाइजीन की बातें पर इन दी एंड जो फार्माकोलॉजिकल जिनको आप तो जेड ड्रग्स कहते हैं तो आप शॉर्ट टाइम में दे सकते हैं। ये तो हो गया इंसोम्निया। इंसोम्निया में और कुछ क्या है? Insomnia तो वैसे सोलो पेशेंट होते हैं ऐसा है। अच्छा। नहीं, इंसोम्निया तो हो गया ना। जी सर। Behavioral sleep hygiene refers to stimulus control, relaxation therapy, deep breathing exercises। आप अपने उन सारी चीज़ों को अवॉइड करें कि स्टिमुलेट करती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर आप मुझसे सुनते होंगे ड्यूरिंग पेशेंट्स डीलिंग के, नींद ना आए तो उठ जाए, उठ जाए और और बिस्तर से निकल जाए, बिस्तर पे लेट के नींद का इंतजार न करें। ये नहीं सोचे कि नींद क्यों नहीं आ रही, तो मतलब करवटें बदलते रहे सारी रात हम, तो फिर उसको नींद नहीं आती है आमतौर पर। एंड देन मेलाटोनिन एगोनिस्ट वगैरह जितने भी हैं वो स्लीप साइकिल को सही करने में आपकी मदद दे सकते हैं। फेमिलियर कंफर्टेबल डार्क क्वाइट बेड टाइम रूटीन्स, लेट इवनिंग एक्सरसाइजेस। हाँ, लेट इवनिंग एक्सरसाइज को अवॉइड करना ज़्यादा मुनासिब है फर्स्ट हाफ में। और क्यों ऐसा है, लेट इवनिंग एक्सरसाइज का क्या इशू है? Sir, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो वो एक्टिवेट कर देते हैं सिस्टम को। in general सर आपको ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। हालांकि वो तो जल्दी सेटल हो जाएगा। बेसिकली काफ मसल्स कहते हैं कि काफ मसल्स एड्रेस नहीं होते, ये जो आपकी गैस्ट्रोनिमियस है ना, ये बेचैनी करते रहते हैं, जिसके लिए वो कई दफा न्यूरोलॉजिस्ट आपको भी लिख के देते हैं कौन सी दवाई for ठीक है। तो ये मसल्स बहुत देर से रेस्टिंग कंडीशन में आते हैं। मोबाइल डिवाइसेस ये अगर लोगों ने शामिल कर दिया नई चीजों में, एल्कोहल ना पिया करें भाई रात में सोने से पहले, ये आप सब लोग सुन लें, ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने, रात में सोने से पहले अल्कोहल कोई ना पिए, ठीक chronic alcohol users में having alcohol actually helps them go to sleep. हाँ, A little bit, it can, like it it can, depends it on the can, amount. it can. तजुर्बा बोल रहा है। अच्छा, too much time in bed lying awake
और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको, और वो उसी से निकलती है ना कि अगर आपको नींद नहीं आए तो बिस्तर से निकल आए, तो आप बिस्तर में लेट ही नहीं रहे। सर अगर दिल ना करे तो दिल ना करे किस चीज का, उठने बिस्तर से हाँ। निकलने का भी तो प्रॉब्लम फिर उसमें जो वो जो है ना Cognition. हाँ, कि हाइपरसोमनिया, वो जो अगली जो चीज आगे आ रही है ना कि शायद आप हाफ स्लीप हो, या तो फिर ये कि क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी अच्छी नहीं है। ये जब इंसोम्निया की हमने बात की थी तो क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात की थी, जब क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात करते हैं तो फिर आ जाती है साइकेट्रिक इलनेसेस, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपकी मतलब रेम स्लीप कम हो जाती है, और जो बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट्स है वो रेम स्लीप को प्रमोट करती है, तो वो आपको रेस्ट देती है। रेम स्लीप क्या, क्यों रेम स्लीप कहते हैं इसको? यानी ब्रेन, आप सो तो रहे लेकिन ब्रेन एक्टिवेटेड है, इसलिए इसको पुरानी किताबें पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहती है। उसूल तौर पर हर चीज बिल्कुल खत्म हो जानी है, बिल्कुल डैम डाउन हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्रेन एक्टिव है और स्लीप वॉकिंग वगैरह जो सारी कुछ हो रही होती है इसी नॉन रेम और सर ये जैसे लिखा है यहाँ पे मेलाटोनिन एगोनिस्ट और मेलाटोनिन, तो जैसे हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट है, जैसे अगर एक एंटी डिप्रेसेंट में बात करें मेलाटोनिन जो एंटी डिप्रेसेंट है एगोमेलेटिन, सर वो भी फिर इसको वो करेगी स्लीप को। दोबारा क्या? सर एगोमेलेटिन जो है जो एंटी डिप्रेसेंट है तो वो भी मेलाटोनर्जिक है, तो सर इसका मतलब है कि वो भी करती है। हाँ, क्योंकि जो स्लीप वॉकिंग है ना उसमें एक अच्छी बात कुदरत ने फराहम की है कि रैपिड आई मूवमेंट में मतलब बाकी ब्रेन तो एक्टिव होता है लेकिन ये मसल बिल्कुल पैरालाइज होता है। ये मसल पैरालाइज, तो ये एक नेचुरल डिफरेंस सेल्फ क्या कहते हैं सिक्योरिटी आपसे प्रोवाइड करेगी, इसलिए जो स्लीप वॉकिंग वो नॉन रेम का प्रॉब्लम है, रेम का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसोम्निया। ठीक है, फिर हाइपरसोम्निया और नार्कोलेप्सी का भी थोड़े से है ये, जी सर, ये इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। हाइपरसोम्निया क्या है और नार्कोलेप्सी क्या है? सर हाइपरसोमनिया बेसिकली मींस कि आप एक्सेसिवली सो रहे हैं, दैट इज हाइपरसोमनिया। एंड नार्कोलेप्सी मींस कि आप अनसूटेबल टाइम्स पे आपको नींद आ रही है, आप अनसूटेबल टाइम्स पे बेवक्त सो रहे हैं, बेवक्त सो, इररेसिस्टिबली सो रहे हैं। तो हाइपरसोम्निया और हाइपरसोम्निया कई दफा बिकॉज वी आर नॉट एबल टू, इट्स जस्ट अटेम्प्ट टू कैच द स्लीप डेफिशिएंसी, रात में नहीं सो पाए, जैसे बहुत से लोगों में कहते हैं ना 3-4 बजे शाम तक सोते रहते हैं, तो दैट्स हाइपरसोम्निया, मोर हाइपरसोम्निया। इसमें ड्यूरेशन भी बढ़ता है और टाइमिंग्स भी खराब हो जाती है, बेसिकली पूरा साइकिल भी खराब हुआ हुआ है। लेकिन हाइपरसोम्निया क्लासिकली एक्सेसिव स्लीप है जो कि डे टाइम में है, और मतलब उसमें एक अच्छी बिग मेजॉरिटी उन लोगों की भी है कि जो रात में स्लीप नहीं लेते, तो कंपनसेटरी उनका होता है। जबकि नार्कोलेप्सी जो है वो एक अनकंट्रोलेबल अनरेजिस्टेबल डे टाइम persistently daytime sleepiness है, one cannot really avoid going out to sleep। नार्कोलेप्सी में और क्या होता है, नार्कोप्लेक्सी क्या होता है? नार्कोलेप्सी जो है विद नार्कोप्लेक्सी भी होती है और कैटाप्लेक्सी सडन वो स्लीप वो नार्कोलेप्सी कि जिसमें कैटाप्लेक्सी भी होती है, उसको प्यार से मैंने अच्छा सही है, तो मतलब वो जिसमें बिल्कुल मसल टोन खत्म हो गई, और वो सारी की सारी मतलब नार्कोलेप्सिस में नहीं होता है, कुछ केसेस विद कैटाप्लेक्सी होते हैं, कुछ केसेस विदाउट कैटाप्लेक्सी होता है। जो केसेस विद कैटाप्लेक्सी होते हैं गालिबन में जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, कुछ थोड़ा एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस उसकी डेफिशिएंसीज का ब्रेक डाउन जो है उसकी वजह से होता है। But then what is the treatment of that? Narcolepsy. Causes of excessive daytime sleepiness, insufficient sleep, narcolepsy is one of the cause of hypersomnia. ठीक है,
डिप्रेशन है, शिफ्ट वर्क ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो पहले यूज तो ऑफ हम सेडेटिव्स। सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी अगर स्लीप जो आपकी हाइजीन है उसको मेंटेन करें। डिस्पाइट दैट अगर वो सही नहीं होता है तो फिर डे टाइम के दौरान वी नीड टू प्रमोट स्टिमुलेंट्स इन द पेशेंट। अब स्टिमुलेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक हमारे रेगुलर फूड्स, चाय, कॉफी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। मेडिसिन वाली स्टिमुलेंट्स भी हो सकती हैं, हमारे स्टिमुलेशन वाले ड्रग्स होते हैं। मोडाफिन है और- या रिटेल है। और उसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी इंडिकेटेड हैं इस केस में। अगर हमें थोड़ी बहुत डिप्रेसिव हिस्ट्री ना भी मिल रही हो, एंटी डिप्रेसेंट्स ले सकते हैं विच जो कैटाप्लेक्सी को पूरा बेहतर करे। अच्छा, लेकिन कैसे करेंगे ये वेनलाफेक्सिन और क्लोमिप्रामाइन का लिखा हुआ है और अदर एंटी डिप्रेसेंट्स कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज कैटाप्लेक्सी। तो कैटाप्लेक्सी को डिक्रीज हाँ, करेंगे। not Not मतलब नहीं करेंगे। करेंगे। इससे कैटाप्लेक्सी कैटाप्लेक्सी Probably because वो REM sleep को affect करता है। हाँ probably अच्छी इससे- तरह। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज आप और भूल रहे हैं ना कि मतलब अगर नार्कोलेप्सी वाला पेशेंट आपको मिले तो आप उसको ये भी करें कि मतलब प्लान्ड नैप्स लें, रियलिसिस का सीधा हाँ। प्लान्ड नैप्स। तो मेडिसिन में स्टिमुलेंट्स हैं, प्लान्ड नैप्स हैं, एंड आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट मतलब उसको कहीं ये तो नहीं कि मतलब उसका साइकिल खत्म हुआ है या उसको कोई शिफ्ट ड्यूटीज हैं उसकी वजह से वो सही सो नहीं पा रहा है। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर आप नार्कोलेप्सी डायग्नोस करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे उसमें आपने बिहेवियर थेरेपी करनी है इन फॉर्म ऑफ नैप प्लान नैप या आपने फार्माकोथेरेपी करनी चलिए हाँ। सर मैं ये कहता कि अगर कोई नाइट शिफ्ट वर्कर है तो फिर हम उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जॉब वो तो नहीं कर सकता। तो उसमें कम से कम आपको तो ये पता होना चाहिए तो मतलब है कि हर सिचुएशन में हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम खाली उसको बता सकते हैं कि तुम्हारी नाइट शिफ्ट की वजह से मतलब ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, पर स्लीप हाइजीन स्लीप की साइकिल के लिए जरूरी है कि मतलब ये इस तरह से इसकी जो जेट लैग है, नाइट स्लीप है, मतलब वो जो फ्रॉम अब यहाँ से अगर आप जा रहे हैं पॉजिटिव जोन में, पॉजिटिव टाइम जोन में, तो जेट लैग का कुछ और होगा, इस जोन में आए जेट लैग का कुछ और होगा। इससे शिफ्ट का भी यही होता है उसमें कि आप शिफ्टिंग कैसे हो रही है, डे से नाइट की तरफ हो रही है, नाइट से डे की तरफ हो रही है, ठीक है। बहरहाल इट्स अ प्रॉब्लम और उसको फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उससे फिर यही होगा कि मतलब उनको अपने उस चीज को अगर वो, क्योंकि बाज अच्छे स्लीपर्स होते हैं, बाज बैड स्लीपर्स होते हैं। जो अच्छे स्लीपर्स होते हैं उनकी जल्दी से कॉम्पनसेट कर देते हैं, जो बैड स्लीपर्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। कुछ बैड स्लीपर्स क्यों होते हैं, मतलब उसकी कोई बायोकेमिकल रीजन तो है, मतलब उनकी सर्केडियन रिदम और उसकी सर्केडियन की साइकिल जो है वो इतनी तेजी से चीजों को कॉम्पनसेट नहीं करती, बट वो अल्टीमेटली उनकी जो उसको नहीं करती, मे बी कोई जेनेटिक रीजन है उसके पीछे। सो दिस इज के आपके, अच्छा फिर आइए इसकी तरफ। Other sleep disorders that sir जिसमें sleep apnea है, उसमें difficulty of sleeping due to रेस्पिरेटरी obstructive sleeping। और इसमें ये फर्क है कि जो पेशेंट सुबह उठते हैं they don't feel Fresh. they don't feel fresh, लेकिन इसके एग्जामिन में हमें पता चल जाता है, इसकी एक स्टडी होती है बेसिकली पॉलीसोनोग्राफी, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है और फिर इसका फर्दर मैनेज होता है। एक तो ये है, सेकंड दूसरी डिसऑर्डर है, इट्स Klein-Levin syndrome, if I'm pronouncing it right, उसके अंदर भी एक्सेसिव स्लीप yeah, they're basically इसके Tried अंदर है। हाँ It's tried जिसमें increase sleep, increase appetite और इसमें increase in sexuality। एडोलेसेंट बॉयज में ज्यादा होता है सर ये, और इसकी और एपिसोडिक एपिसोडिक बीच में नॉर्मलिटी के एपिसोड आते हैं। ओके, तुमने पेशेंट देखा था ना इसके प्लान में? हाँ सर देखा था। इसकी कोई कॉज ऐसा हमारे पास नहीं होती, कहते हैं कि जो हाइपोथैलेमस उसके अंदर डिस्टरबेंस होती है और इसके ट्रीटमेंट में कोई मूड स्टेबलाइजर है। Stimulants, lithium, other mood stabilizers are used, लेकिन कोई पता नहीं कि क्या इसका करना है क्या नहीं करना।
सर्केडियन रिदम में क्रॉनिक पुअर स्लीप आ गया। वही सर जो आप बता दो जेट लैग जो है जिसमें मौसम जो है शिफ्ट वर्क कर स्लीप उसका कहीं अच्छा दिया हुआ है, याद नहीं आ रहा किस किताब में अच्छा दिया हुआ है कि जो शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं उस पर 2 तरह की चीजें आ रही हैं, और वो मेरा ख्याल है उसमें शायद दिया हो कैप्टन में। तो शिफ्ट ड्यूटीज का जरूर देखिएगा क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसको हमने आखिर एडवाइस करना है क्या है। और अगर शिफ्ट ड्यूटीज भी हो तो उसमें एक होता है उल्टा, यार एक मतलब अगर आप उसमें चल रहे हैं कि पहले डे से फिर आपने दोपहर में आया, दोपहर से रात में आया, रात में सुबह में आया, तो उस शिफ्ट ड्यूटी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप पहले रात में आए, रात से फिर मैंने पहले आप अच्छा वाले स्लीपिंग आपकी साइकिल चल रही है ना, तो वो उसका खास नाम है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि उसमें आप कभी रात में आ रहे हैं, कभी आप शाम में आ रहे हैं, कभी आप सुबह में आ रहे हैं, कभी आप दोपहर में आ रहे हैं, तो वो जो शिफ्टिंग चलती है रेगुलर, वो ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे सर हमारे जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं इनको एक हफ्ता इनकी सुबह की शिफ्ट होती है, एक हफ्ता दोपहर की, एक हफ्ता रात। हाँ, ये इट्स अ बेटर, इट्स बेटर इंस्टेड ऑफ कि एक हफ्ता मतलब है कि रात की हो, फिर एक हफ्ता सुबह की, फिर बीच में दोपहर की करा दी, तो ये बेहतर नहीं। एक सीक्वेंस में चले बैठे, मतलब किसी न किसी कोई ना कोई बॉडी उसका पैटर्न बना सकता है। Because I think we've all experienced हम सबकी कोविड वार्ड में ड्यूटी लगी थी, तो हम सबकी नेक्स्ट Different थी, शिफ्ट बिल्कुल। अगले उसमें लगती थी, और गैप जो है वो वेरिएंट हो जाता है, यानी कि पहले 2 दिन में 1.5 दिन का गैप था, फिर आधे दिन का गैप था। वो एक मतलब हालांकि शिफ्ट एक सेल्फ इतनी हेक्टिक नहीं थी, लेकिन वो एक कांस्टेंट एक फीलिंग ऑफ थकन में कि एंजाइटी हाँ, तो वो उसमें कहीं है यार, कहाँ मिलेगा। पर मैं उसको देखो, आप लोग भी देखिएगा कि वो पेशेंट्स आते भी बहुत है सर, बिकॉज़ वो अमेरिकन या किसी और उसमें ऑक्यूपेशन जॉब होती है, तो वहाँ पर इनको टाइम जोन टाइम जोन चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, फिर पैरासोमनियास को जल्दी से देख लें कि पैरासोमनियास क्या है। Sir, parasomnia is basically sleep itself might be fine, लेकिन sleep के दौरान कोई odd abnormal Sleep behavior related behavior disorders, हो, huh? sleep, हाँ, disorders related to sleep related to during the sleep. sleep process. और basically parasomnia के अंदर वो चीजें आती हैं जिसके अंदर आप sleep wake के बीच में किसी एक phase में हैं, तो parasomnia is that. और जिस तरह हमारे पास पैरासोमनिया 2 मेन जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं, दैट इज नाइटमेयर्स एंड नाइट टेरर्स। नाइटमेयर्स काफी कॉमन है, वो यूजुअली रेम स्लीप में होती है, और नाइटमेयर्स जो है वो आगे तक भी चलते हैं। नाइट टेरर्स जो होते हैं वो यूजुअली चाइल्डहुड तक जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। याद कौन से रहते हैं? नाइटमेयर्स। ड्रीम्स किस में आते हैं? रेम में तो नाइटमेयर्स ज्यादा याद रहते हैं, whereas नाइट टेरर्स हैं क्योंकि नॉन रेम में आते हैं इसलिए याद नहीं रहते उसमें। मतलब जब कभी नाइट टेरर से उठता है तो चौंक के उठता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, कुछ देखा था, क्या देखा था ये पता नहीं। हाँ, जबकि रेम स्लीप में जो ड्रीम्स हैं वो क्लियरली याद रहते हैं। और फिर स्लीप वॉकिंग है सर, स्लीपवॉकिंग जो कि नॉन आरएम में होती है, एनआरएम में होती है। यूजुअली बच्चों में देखी है। उसको क्या कहते हैं स्लीप वॉकिंग? इसका नाम है somnambulance, सोमना शायद एम्बुलेंस जैसे एम्बुलेटरी होते हैं तो उससे याद है कि सोमनैम्बुलेंस। ठीक है, इसका तो इसका क्या ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका? सर स्लीप डिप्राइवेशन उसको अवॉइड करेंगे। विंडोज और लॉक और ये सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि ना खास कोई सिक्योरिटी, इसको सिक्योर एनवायरनमेंट, ऊपर की मंजिल पे सो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लॉक एंड की रखना है, कोई आसपास कोई ऐसी चीज ना हो कि जो उठे। और मतलब यूजुअली देखा ये गया है कि जाते हैं अपना काम करके वापस बिस्तर पे आके लेट जाते हैं, अलावा इसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए उसमें फंस जाए जाके तो एक अलग बात है, वरना अगर स्मूथ सारी चीजें तो स्मूथ से कर जाए। तीनों के अंदर रिजॉल्व हो जाता है। तीनों के अंदर इंडिकेटेड यही है कि अगर आप कोई सब्सटेंस अब्यूजर हैं तो उसके अंदर तीनों चीजों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गोइंग टू बेड आप ना लें, जैसे
या तो अवॉइड करें या तो ट्राई टू गेट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ। और बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह जो है आपकी स्लीपिंग मेडिकेशंस जो हैं those will help these conditions। बिल्कुल। फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और स्लीप पैरालिसिस। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या होता है? पेन में नींद में जो है limb movement होती है। पीरियोडिक लिम्बिक मूवमेंट। हाँ, बेचैनी। बेचैनी। मरीज आके आपको कंप्लेन करते हैं टांगों में अच्छी मच रही थी, हाँ। बेचैनी हो रही टांगों में। कभी पेन के साथ आता है। और उसकी वजह से तो उसमें फिर आप एनीमिया भी देख लेते हैं इसमें हाँ, आपसे। लोरेज़ेपैम इसको हम सोमैटिक कंप्लेंट तो नहीं कहेंगे ना, इट्स एक्चुअली अ डिजीज। इसको हम सोमैटिक उसमें तो नहीं लाएंगे। आप कहना चाह रही हैं साइकोसोमैटिक में तो नहीं लाएंगे, ये कहना चाह रही हैं। डायरेक्ट कंप्लेन है पेशेंट की रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। नहीं, ये तो आपने क्या बात कही, साइकोसोमैटिक का फिर कॉन्सेप्ट Differentiate कैसे करेंगे सर इसको? आई थिंक नहीं आएगी बिकॉज आपका पेन जो हो रहा है या वो डिजीज जो हो रहा है वो मूवमेंट की वजह से हो रहा है। नहीं, तो पहले तो फिर मुझे बताओ ना कि मतलब सोमैटिक और साइकोसोमैटिक में फर्क क्या है तुम्हारे ख्याल में? और सोमैटोफॉर्म, सोमैटिक, साइकोसोमैटिक और सोमैटोफॉर्म। सोमैटिक फॉर्म तो सर वो है ना कि पेशेंट की जो प्राइमरी साइकियाट्रिक इलनेस है उसके वो सिम्टम्स जो है वो एज सोमैटिक सिम्टम्स हमें प्रेजेंट होते हैं। और साइकोसोमैटिक फॉर्म सोमैटोफॉर्म का ही कॉन्सेप्ट है सर के जो साइकोलॉजिकल या जो साइकियाट्रिक सिम्टम्स है उनका मैनिफेस्टेशन जो है वो बॉडी सिम्टम्स के थ्रू है। नहीं तो फिर सोमैटोफॉर्म क्या है? साइकोसोमैटिक और सोमैटोफॉर्म में फर्क क्या है? सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जो कलर भी हो सकती है, कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर इटसेल्फ वो एक अलग कंडीशन है जिसके अंदर आपकी इंटायरली जो भी कंप्लेंट्स हैं वो सोमैटिक कंप्लेंट्स हैं और उनका कोई ऑर्गेनिक ग्राउंड नहीं बन रहा है। whereas psychosomatic can be present with another, यानी कि इंसान कैन बी उसको कोई डिप्रेशन की इलनेस हो सकती है और डिप्रेशन की इलनेस के साथ साथ उसको किसी एक बॉडी पार्ट का फॉर इंस्टेंस कोई पेन हो रहा है तो वो हम बोलेंगे ये साइकोसोमैटिक वो तो कोमॉर्बिडिटी होगी। It's due to that. इट्स हाँ मतलब आई फील लाइक कि अगर कोई प्राइमरी इलनेस साइकियाट्रिक चल रही है कोई और सी और उसके साथ साथ एक सोमैटिक कंप्लेंट है जिसका ऑर्गेनिक ग्राउंड नहीं है तो वो साइकोसोमैटिक सिम्टम एक हुआ, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर इज अ कंप्लीट डिसऑर्डर। यहाँ रख दिया मुझे तो बाबू क्या चीज टकरा रही है, तो यहाँ रखा था। अच्छा देखिए जी सर बिठा दो। सोमैटिक ले लीजिए फिजिकल इलनेस। फिजिकल इलनेस का क्या मतलब हुआ कि there is a set of symptoms and diagnosis can be established through either laboratory or through radiology or through electrophysiological investigations. ये हो गई physical illness. Example? Hysterosalpinate reflex. Stomach ache. Diagnosis. सर B12 deficiency। Diagnosis मतलब diabetes mellitus है, diabetes hypertension अच्छा है, ये सब MI है, कोई भी बीमारी का नाम ले लीजिए, ठीक है। अब आइए साइकोसोमैटिक की तरफ। फिजिकल इलनेस प्लस साइकोलॉजिकल एलिमेंट। यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। फिजिकल इलनेस मीन्स you can establish the diagnosis physical illness with a definite psychological element in that. अब इसकी मिसाल दीजिए। Establish the physical illness with a definite psychological element. Practicals हैं। नाम के लास्ट में। थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं, देखो दो अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा।
आप ये कह रहे हैं कि फिजिकल इलनेस की वजह से जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहे। मतलब फिजिकल इलनेस एस्टैब्लिश भी है, यहाँ पे फिजिकल इलनेस एस्टैब्लिश है, ये इसमें कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, जो कि आप अगर बायोसाइकोसोशल मॉडल की बात करें तो यकीनन उसके साइकोलॉजिकल रिपरकशंस भी होंगे, कॉजेस भी होंगे, लेकिन आपको डायरेक्टली ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही कि वो अपने साइकोलॉजिकल एलिमेंट की वजह से उसकी मैं कहूँ कि ट्यूबरकुलोसिस में इजाफा हो गया, किसी साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से ट्यूबरकुलोसिस में खांसी बढ़ गई, ऐसा नहीं है। ब्रोंकियल एस्मा में आप अक्सर सुनते हैं कि स्ट्रेस हुआ और ब्रोंकियल एस्मा का अटैक, तो ब्रोंकियल एस्मा सुना जा सकता है थ्रू ब्रोंकाई, पीईएफटी वगैरह जो उसके जरिए प्रूव किया, एस्टैब्लिश्ड डायग्नोसिस है और ऑब्जर्वेबल साइकोलॉजिकल एलिमेंट, यानी कि जो आपने कोमोर्बिड वाली बात की। कोमोर्बिड दोनों नहीं, कोमोर्बिडिटी में क्या है कि पेप्टिक अल्सर है प्लस डिप्रेशन है, अब ये हुई कोमोर्बिडिटी। सही। यहाँ पे कोई मोर्बिडिटी नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल एलिमेंट है कि स्ट्रेस में बढ़ गया, अच्छा। 4 दिन सोए नहीं, बढ़ गया, लेकिन एग्जाम होने वाले थे, बढ़ गया, अब एग्जाम होने वाला था, कोई मोर्बिडिटी तो नहीं है। तो कोमोर्बिडिटी ये कि पेप्टिक अल्सर भी है और उसको एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर भी है, उसको फोबिया भी है, या डिप्रेशन भी है, या शिज़ोफ्रेनिया भी है, दोनों एस्टैब्लिश्ड डायग्नोसिस चल रहा है, दैट्स कोमोर्बिडिटी। ओके, तो सर पहले वाले की फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जैसे पेशेंट ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, स्ट्रेस्ड था तो बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया। Essential hypertension is one of the psychosomatic illness. Historically, there were 7 or 8 illnesses in psychosomatic: peptic ulcer, bronchial asthma, essential hypertension, to your surprise, rheumatoid arthritis, to your surprise, dermatitis. Autoimmune illnesses, sorry, inflammation वाली। वो साइकोसोमेटिक क्यों कि आप र्यूमेटोलॉजी की टेस्ट से साबित कर सकती हैं कि आर फैक्टर ज्यादा है, लेकिन एक डेफिनेट ऑब्जर्वेबल साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, क्योंकि 2 मरीज बैठे हुए, दोनों का आर फैक्टर इतना आया, लेकिन एक हाई कर रही है, एक टू कर रही है। तो कोमोर्बिडिटी मींस कि बोथ द डायग्नोसिस कैन बी एस्टैब्लिश्ड, यू कैन से कि इसके 2 डायग्नोसिस, जैसे हम साइकियाट्री में करते हैं। तो सोमेटिक में मतलब साइकोलॉजिकल एलिमेंट कोई का एलिमेंट नहीं। अब आ रह गया सोमेटोफॉर्म। अब सोमेटोफॉर्म में ये है कि सारे का सारा प्रेजेंटेशन जो है वो एक सोमेटो यानी फिजिकल इलनेस की तरफ जा रहा है, सारे के सारा प्रेजेंटेशन एक से, ठीक है, लेकिन आपको किसी भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में कोई क्लू डायग्नोसिस के लिए नहीं मिल रहा, इसलिए इसको फॉर्म कहते हैं, सोमेटोफॉर्म। 1 2 इस एसेंशियली आपको उसके पीछे साइकोलॉजिकल एलिमेंट मिलेगा, यानी ये चीज कॉमन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बस यही है ना, यहाँ पे साइकोलॉजिकल एलिमेंट कोई नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल एलिमेंट है लेकिन ये चीज भी है, यहाँ पे ये चीज निकल गई, ये चीज लाजमी आ गई, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ऐसा है कि जैसे कोई फिजिकल इलनेस, यानी हार्ट बर्न मिल रहा है तो पेप्टिक अल्सर नहीं मिल रहा। हाँ, हार्ट बर्न मिल रहा है, पेप्टिक अल्सर नहीं मिल रहा, घबराहट मिल रही है लेकिन टैकीकार्डिया नहीं मिल रहा, ठीक है, चक्कर मिल रहा है लेकिन एक हाइपरटेंशन नहीं मिल रहा। तो सारे के सारे फिजिकल इलनेसेस सिम्पटोलॉजी ऐसी है जो किसी बीमारी की तरफ जा रही है, वो बीमारी नहीं मिल रही और डेफिनेट साइकोलॉजिकल एलिमेंट मिल रहा है, जिसमें कि अक्सर बेशतर डिप्रेशन भी मिल जाता है। ये फर्क है साइकोसोमैटिक में कि साइकोसोमैटिक में डेफिनेट फिजिकल इलनेस, observable physical illness can be established, can be shown with a definite exacerbation of psychological functions. ये फर्क है साइकोसोमैटिक में। तो बात कहाँ से हुई पता नहीं। हाँ, आपने कहा था कि हाँ, तो अभी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है, इसमें कई दफा आपको एनीमिया मिलता है, इसको भी साइकोसोमैटिक, क्योंकि कई दफा उसमें हाँ साइकोलॉजिकल रीजंस है, लेकिन एस्टैब्लिश्ड भी है, एस्टैब्लिश्ड एज
तो सोमेटोफॉर्म नहीं कहेंगे, मतलब इसको फिजिकल भी नहीं कहेंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरा, एस्टैब्लिश इलनेस तो फाइब्रोमाइल्जिया भी है, लेकिन अगेन फाइब्रोमाइल्जिया में कोई फ्रॉम माय रिकलेक्शन आई डोंट थिंक कोई डेफिनेट लैब वैल्यू है नहीं उसकी, या कोई लैब डिस्टर्बेंस है नहीं उसकी। तो फाइब्रोमाइल्जिया का टर्मिनोलॉजी व्हाई इज इट सो सेपरेट फ्रॉम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की टर्मिनोलॉजी? आ जाएगी, आज भी कल आ जाएगी, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया को आज अब आहिस्ता आहिस्ता रिमेटोलॉजी वालों ने डिसोन करना शुरू कर दिया किताबों में। अब फिर वही बात है कि साइकोस अगर फाइब्रोमाइल्जिया में कोई डेफिनेट फिजिकल फाइंडिंग मिल रही है तो फिर व्हाई सोमेटोफॉर्म होगा ना सर ये तो, क्योंकि अदरवाइज साइकोसोमेटिक को अब उन लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ज्यादा देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बायोसाइकोसोशल मॉडल आ गया, ठीक है ना। फिर अब इसको इन लोगों ने मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स में ज्यादा देखना शुरू कर दिया कि सिम्टम्स सारे वही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे कि क्या है, चक्कर क्या है। तो मैंने किताब में पढ़ा था, आई डोंट रिकॉल कौन सी किताब की, साइकियाट्री सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में पढ़ रही थी, तो उसके अंदर यही था कि जब आप किताब पढ़े, एक लास्ट लाइन लिखी हुई थी कि जब भी आप ये किताब पढ़ें, जिस साल में ये पब्लिश हुई थी वो किताब, उसको इन माइंड रखें, बिकॉज अ लॉट ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स ग्रेजुअली विद टाइम जो है उस लिस्ट से निकलते रहते हैं, बिकॉज मे बी कोई ऐसा टेस्टमेंट हो गया जो उसको फिजिकली आइडेंटिफाई करते हो सिम्टम्स को। बिल्कुल, जो क्लासिकल स्टडी थी स्लेटर की रिगार्डिंग कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, उसमें अल्टीमेटली मतलब है कि एक बिग परसेंटेज, बिग से मतलब मोर देन 50% केसेस जिनको इनिशियल हिस्टीरिया डायग्नोस किया था वो बाद में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स निकले, गैजेटरीज निकलती रहती हैं, कोई चीज आगे आ जाएगी कि हाँ ये, और यू नेवर नो कि भाई डिप्रेशन को आज हम कह रहे हैं ना साइकियाट्रिक इलनेस, तो ये भी ऑर्गेनिक इलनेस बन के आ जाए, ऑर्गेनिक है ऑब्वियसली, ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स फाइंडिंग्स आ रही हैं, इसलिए फिर फाइंडिंग्स आ रही हैं, एमआरआई में फाइंडिंग्स आ रही हैं, इसकी जेनेटिक स्टडीज हो रही हैं, उसमें अब ये स्टडीज हो रही है कि कौन सा एंटी डिप्रेशन जो किसको सूट करेगा, तो इसके ऑर्गेनिसिटी के कॉन्सेप्ट्स बदलते ही चले जा रहे हैं। तो सोमेटोफॉर्म लेकिन खाली उसके लिए रहेगा कि जो हर चीज है मिल कुछ नहीं रहा, अच्छा मिल कुछ नहीं रहा का मतलब ये नहीं कि है कुछ नहीं, मिल कुछ नहीं रहा, एक्सपीरियंस करना है। हाँ मतलब नहीं मिल कुछ नहीं बता दे कि जैसे तुमने बात कही कि यू नेवर नो कि सोमेटोफॉर्म में जो हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्या हम कहते हैं कि डिजीज एंजाइटी डिसऑर्डर, अब वो कल को वाकई कुछ मिलना शुरू हो जाए उसमें, तो अभी कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। मरीज की कंप्लेंट्स है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, कोई ना कोई गेन हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर, चाहे वो एंजाइटी क्यों ना चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों ना चल रहा है, तो चीजें होती रहती। सर देन इस आइडिया को ये चीज भी इसके अगेंस्ट जाती है कि हमारी सोमैटोफॉर्म की प्राइमरीली हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग करते हैं कि अपने अटेंशन इतना ना दें अपने सिम्टम्स को, और अगर ये सक्सेसफुल, जो वेरी रेयर होता है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उनके सिम्टम्स कम हो भी जाते हैं, तो इसका मतलब तो यही हो कि फिजिकल पार्ट एब्सेंट है, मतलब ये हुआ सोमैटोफॉर्म। नहीं वो तो है ही, लेकिन सोमेटोफॉर्म में ये तो तय है ना, कम से कम आजकल की अप टू डेट जितना हमारी नॉलेज है कि इसमें कोई फिजिकल पार्ट नहीं है। हमें खाली फैमिली से ज्यादा, फैमिली को भी और मतलब है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि यकीनन आपको जो कुछ हो रहा है वो ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बीमारी, कोई नॉन बीमारी कोई नहीं है, यू आर नॉट कंफर्टेबल वी नो, बट बीमारी कोई नहीं, जैसे कि किसी को छोटे कद की वजह से उसका छत का पंखा नहीं साफ कर सकता, सीढ़ी लगानी पड़ती, सीढ़ी से गिर भी सकता है, गिर के फ्रैक्चर भी हो सकता है, कि छोटा कद कोई बीमारी है नहीं, अनलेस के द्वार हो तो अलग का, यानी कि 5 फुट 2 इंच होने तक बीमारी नहीं। तो ऐसे इसको आपको समझाना पड़ेगा कि जो कुछ भी आपको हो रहा है आप अनकंफर्टेबल है, इससे आपको कोई डिसएडवांटेजेस भी हो रहे होंगे, बट ये कोई नॉन डायग्नोस्टिक एंटिटी नहीं है जिसके पीछे में आपको दवाइयाँ हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि दवाइयाँ रीइंफोर्स करेंगी, इन्वेस्टिगेशन रीइंफोर्स करेंगी। सब क्लोजिंग स्टेटमेंट हाँ नहीं हाँ मतलब ये डिस्टिंक्शन बड़ा जरूरी था कि साइकोसोमैटिक और, क्योंकि वो चीजें फिर पलट के भी आती हैं कई दफा। साइकोसोमैटिक अब आपको बहुत सारी दफा में हो सकता है कि दोबारा मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि रिमेटोलॉजी ओपीडी सारी इसके ऊपर चल रही है,
ताहिरा ना सुनने का लेकिन कि मतलब उसमें मतलब ये सारे एलिमेंट उसमें आ रहे हैं, तो टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मतलब अब जैसे आजकल जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न हो गया, ठीक है ना, मेरा ख्याल है कि इनवेरिएबली जिनका स्लीपिंग डिसिप्लिन बहुत अच्छा है वो भी 12-12:30 बजे सोते हैं। सुबह तो वही हो जाती है ना 5 बजे, सुबह 5 बजे मतलब लोग चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती हैं, आने शुरू हो जाती। इसका मतलब है कि आपकी बीटा वेव्स आने शुरू हो गई ना सुबह 5 बजे अलार्म के साथ, तो आपकी स्लीप ड्यूरेशन खुद बहुत 4 घंटे रहेगी। सोते सोते मतलब सभी यूट्यूब पर कुछ ना कुछ देख के सोते हैं। ठीक है, जानने के बावजूद कि वो चीजें इस तरह होती रहेंगी, हम दोबारा रेम स्लीप नॉन रेम स्लीप में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि थोड़े थोड़े बॉडी एक्स तो होंगे, ग्रोथ हार्मोन तो नहीं निकला, स्लीप ने इतनी फ्रेशनेस नहीं दी है। अब वो थोड़े थोड़े बॉडी पेन्स लेके हम कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। तो वहां जाएंगे तो जो जो कुछ भी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म मिसाल के तौर पे ज्यादा हो रहा है, वो किसी न किसी एंजाइम को तो बढ़ाएगा। तो वो एंजाइम को बढ़ाएगा तो वो फाइंडिंग्स तो आएंगी, ठीक है, लेकिन पीछे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। डायग्नोस क्या करेंगे भाई? आरए फैक्टर बहुत सुना होता है, नॉन स्पेसिफिक है, ओमिप्राजोल दे देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रेवल कि साइकोसोमैटिक का कांसेप्ट दोबारा वापस आ जाए। सो फार इट्स अ हिस्टोरिकल कांसेप्ट कि ये सारी की सारी चीजें साइकोसोमैटिक थी, क्योंकि इसमें एस्टैब्लिश्ड मेडिकल डायग्नोसिस भी था और एस्टैब्लिश्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर भी था। तो सोमैटोफॉर्म को भी अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं कि प्रॉब्लम मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो सोमैटिक है कि नहीं है, वी डोंट नो। पेशेंट की कंप्लेंट तो है ना, तो उन्हें अपनी जान छोड़ाई कि मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम वी कैन नॉट रियली रीच टू अ डायग्नोसिस। ये होने का एक आजकल मेरे पास एक पेशेंट है जो उनको पता नहीं नार्कोलेप्सी का हाइपरसोमनिया है, सोती बहुत, सारी चीजें करा ली, कुछ नहीं निकल रहा। तो उनका सवाल है कि फिर मुझे क्या है? तो मैंने को जवाब ये देखिए देखिए हर सवाल का जवाब देना डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं। डॉक्टर की जिम्मेदारी ये है कि आपको कोई एस्टेब्लिश डायग्नोसिस अभी तक की जो हमारी मेडिकल नॉलेज है वो है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो बस ठीक है, इन दी लैंग्वेज ऑफ बीमारी डॉक्टरी आप बीमार नहीं, पर ठीक है आपको एक प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम के साथ मैं एम्पैथाइज कर सकता हूँ, सिंपैथाइज कर सकता हूँ, कॉमन सेंस चीजें बता सकता हूँ, बट ये तो नहीं करूंगा ना कि लेवल करना मेरे ऊपर फर्ज हो जाए कि नहीं मैं आपको क्या लेवल कर। नो, दैट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। That's it for today. पता नहीं 40 Thank you, मिनट sir. कितने Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.